समझने के लिए थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अभी आप पढ़ रहे थे पदार्थ के बारे में कि ये जो पदार्थ है, इसका सबसे छोटा कण जो है परमाणु होता है, ये पढ़िएगा चैप्टर 3 में। ठीक है, और ये जो परमाणु है क्या होता है, सबसे छोटा कण होता है। फिर ये दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु बनते हैं। फिर यहाँ पे अणु दो या दो से अधिक मिलकर ये तत्व बनते हैं। और अभी आप तत्व पढ़े हैं यौगिक और मिश्रण, अभी आप पढ़े हैं शुद्ध और अशुद्ध वाला। तो ये सब आप पढ़ लिए, लेकिन अब तीसरा जो चैप्टर है वो पढ़ना है परमाणु के बारे में, अणु के बारे में। तो ये क्या है आप थोड़ा समझ लीजिए। पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु, और यहाँ पे परमाणु जो है मिलकर बनाता है अणु। और यहाँ पे तीसरा अध्याय इसी के बारे में पढ़ना है, परमाणु और अणु के बारे में। तो चलिए इसको शुरू करते हैं हम लोग। ये अध्याय 3 है। यहाँ पे एटम वन मॉलिक्यूल्स, एटम मतलब परमाणु और मॉलिक्यूल मतलब होता है अणु। तो देखिए सबसे पहले जब परमाणु और अणु का बात हुआ, तो कैसे आप देखे हैं कि यहाँ पदार्थ के बारे में जो है पंचतत्वों का ज्ञान दिए थे दार्शनिक, तो उसी प्रकार से जो है दार्शनिक के द्वारा भी जो है परमाणु को लेकर भी जो है इनका एक विचार आया। विचार क्या आया, तो देखिए भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाड ने प्रतिपादित किया कि यदि हम द्रव्य यानी पदार्थ को विभाजित करते जाए तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे, तथा अंत में एक सीमा आ जाएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं कर सकते हैं, और वह सूक्ष्म कण जो होगा वह अविभाज्य होगा, यानी वह अब फिर दोबारा नहीं बटेगा। और इस अविभाज्य सूक्ष्म कण को ही जो है इन्होंने परमाणु कहा। यानी ये जो पहले लोग दार्शनिक लोग थे, इनका मानना था कि हम जो पदार्थ अभी पढ़े हैं पहला और दूसरा में, जिसके बारे में हम जाने हैं, तो हो सकता है ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। और ये जो छोटा कण है, ये छोटा छोटा कण है, इसकी एक सीमा है लास्ट में। अब उसके आगे जो है इसको हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं, इसको नहीं मतलब विभाजित कर सकते हैं, और उसी कण का नाम जो है इन्होंने परमाणु कहा। तो ये अपना एक विचार व्यक्त किए कि हाँ ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर आपको आगे वैज्ञानिक आएंगे तो अलग बात बताएंगे। लेकिन फिर उस समय एक और अन्य आपको आते हैं दार्शनिक, जिनका नाम था फकुदा कात्यायन। ये कात्यायन ने क्या कहा, देखिए यही कहा कि इस मत को विस्तृत रूप से समझाया। यानी जो आपके महर्षि कनाड समझाए थे, इसको जो है थोड़ा यह विस्तृत रूप से समझाने का प्रयास किए। और इन्होंने क्या कहा कि ये जो कण है सामान्यतः संयुक्त रूप से पाए जाते हैं, जो हमें द्रव्य को भिन्न भिन्न रूपों में को प्रदान करते हैं। यानी ये जो पदार्थ के कण है वो एक कहीं ना कहीं एक, मान लीजिए एक कण है पदार्थ का, और ये मिलकर जो है एक वस्तु का निर्माण किए, ये संयुक्त रूप से पाए जाते हैं और हमें द्रव्य को भिन्न भिन्न रूपों में ये प्रदान करते हैं। यही कहना था, मतलब जो वो बताए कनाड, इनको मतलब ये भी यही बताए। लेकिन ये होता है ना कि हाँ इधर से कान छुइए और एक उल्टा कान छुइए, तो यही कहना था। यानी कर्नाड का कहना था कि पदार्थ का जो है बहुत छोटा छोटा कण आपको आखिरी में होता है, और इसी से जो है पदार्थ बना है। और ये जो है आय का तय, तो ये बोले कि ये जो पदार्थ कण होता है संयुक्त रूप से पाया जाता है, और इसी से जो है पदार्थ निर्मित होता है अलग अलग। तो यही दोनों का बात एक ही सेम था, एक नहीं होता है कान इधर से छुइए और चाहे उधर से छुइए। इसके अलावा आपको अन्य सारा अन्य भी एक आए आपको दार्शनिक, जिनका नाम था यहाँ पे देख सकते हैं डेमोक्रिटस एवं लिपुइयस। ये जो है इसी समय एक ग्रीक दार्शनिक थे। इन्होंने सुझाव दिया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाए तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को जो है पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने इस अविभाज्य कण को जो है परमाणु कहा, यानी अविभाज्यता। ये सभी सुझाव दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। इन विचारों की वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी में कोई अधिक प्रयोगात्मक कार्य नहीं किया गया। यानी 18वीं शताब्दी से पहले ये जो दार्शनिक थे, ये जो है अपना अपना ऐसे ही मत देते रहते थे कि हाँ हम लोग जो पदार्थ यूज कर रहे हैं वो बहुत छोटे छोटे कणों से बना है, जिसे हम लोग परमाणु कहेंगे, और वो सबसे छोटा कण होगा, उसको जो है अब यहाँ से बांट नहीं सकेंगे। यही आपको सबसे छोटा कण है पदार्थ का, जिसमें आपका 3 नाम देखे हैं। एक तो आपका महर्षि कनाड, दूसरा कात्यायन, तीसरा जो है यहाँ पे डेमोक्रिटस। ये तीनों का लगभग आपको विचार एक ही लगा होगा। बस तीनों का ये मानना था 18वीं शताब्दी से पहले। जब यहाँ पे 18वीं सदी आ गया, तो उस समय नए नए वैज्ञानिक आए। ये लोग बोले कि हम कैसे मान ले कि हाँ आप बोल रहे हैं पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु है। तो ये लोग जो है अपना सिद्ध करने के लिए, वैज्ञानिक जानते हैं ना, बिना सिद्ध किए हुए लोग मानेगा नहीं। तो वैज्ञानिक आए और इन्होंने जो है यहाँ पे अपना इस पे शोध कार्य शुरू किया। तो तत्व एवं यौगिकों के बीच के जो भेद को समझा, तथा स्वाभाविक रूप से यह पता करने में इच्छुक हुए कि तत्व जो है कैसे और क्यों संयोग करते हैं। जब तत्व परस्पर संयोग करते हैं तब क्या होता है। यानी जो उधर दार्शनिक लोग बोल रहे थे कि हाँ ये तत्व जो है
जो पदार्थ है वो छोटे-छोटे कणों से बना है और ये पदार्थ संयोग करके पदार्थ बनाते हैं। तो ये इनका इच्छुक हुआ कि जानने का इच्छा की है कि हाँ, ऐसे कैसे होता है, कि कैसे कोई तत्व जो है संयोग करके कोई पदार्थ बनाता है। उसी क्रम में आपको वैज्ञानिक लोग आते गए और अपना-अपना यहाँ पे बहुत सारा नियम दिए और उसी में जो है आपको पदार्थ के सबसे छोटा कण परमाणु के बारे में धीरे-धीरे आगे जाना गया और बहुत सारा चीज़ जानकारी दी गई जिसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो उसी क्रम में वैज्ञानिक आते हैं, आपको आत्वा एल लवाइजिए। ये जो है एक रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया, जिसने रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। तो ये रासायनिक संयोजन ये क्या था, जो इसमें 2 महत्वपूर्ण नियम क्या था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये रासायनिक संयोजन के 2 नियम कौन-कौन था, तो पहला था द्रव्यमान संरक्षण नियम और दूसरा था इसमें स्थिर अनुपात नियम। ये दोनों के बारे में हम लोग यही करके पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रासायनिक संयोजन के नियम तो अभी आप देखे हैं कि लेवाइजिए और एक और वैज्ञानिक आए आपके जोसेफ एल प्राउस्ट, यानी लेवाइजिए और प्राउस्ट ने जो है बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात ये जो है 2 नियम दिए यहाँ पे रासायनिक संयोजन के तहत। और 2 नियम, एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा स्थिर अनुपात का नियम। ये दोनों क्या है, चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला इसमें है द्रव्यमान संरक्षण नियम। ये क्या है, तो देखिए द्रव्यमान संरक्षण यानी इसी में छुपा हुआ है। द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जाता है। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, मान लीजिए जैसे आप कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है C+O2 आप करते हैं तो CO2 मान लीजिए हो गया। इसमें रासायनिक अभिक्रिया में अगर जो द्रव्यमान पहले था वही जो है बाद में रहता है, इन्हीं का ये मानना था और यही कहा गया द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो नाश होता है और नहीं विकास होता है, नहीं बनता है नहीं खत्म होता है। यही जो है द्रव्यमान संरक्षण नियम कहलाता है, जो आपको यहाँ पे हम बता दिए। अब रासायनिक संयोजन में दूसरा नियम था रासायनिक में कि स्थिर अनुपात का नियम। ये क्या है, चलिए इसको हम देखते हैं। इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। बिल्कुल, ये हम बात पिछले बता चुके हैं कि यौगिक का निर्माण 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में जो है इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे ये इसे किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने भी इसे बनाया हो, वो सभी जगह जो है एक निश्चित अनुपात होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी यौगिक हो ना, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं कि हाँ यौगिक के निर्माण में 2 तत्व मिलते हैं, तो मान लीजिए आपका H2 वही है, ये आपका एक यौगिक है, तो इसमें इसका जो अनुपात है वो सभी जगह एक जगह है। जो आपका जल का अनुपात है, मान लीजिए आप जल हिमालय के पहाड़ से लाइए, चाहे नाला के पानी से लेके आइए, चाहे गंगा जी से पानी लेके आइए, चाहे खुद बनाइए, ये जो पानी का अनुपात है ये स्थिर है और ये जो है हमेशा सभी जगह से स्थिर रहता है। तो इसी को बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम। इस प्रकार जो है यहाँ पे प्राप्त यौगिकों ने जो है इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है। याद रखिएगा, या किसी भी स्थान से प्राप्त कीजिए यही आपका रहेगा, तो इसी को बोलते हैं स्थिर अनुपात नियम। बाकी यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि प्राउस्ट ने जो है इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया था कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में ये विद्यमान रहते हैं। ये आपको पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। और देखिए इसी से जो स्थिर अनुपात नियम से क्वेश्चन भी जो है पूछा हुआ है 12 के TGT में। बाकी यहाँ पे देखिए इसके बारे में अन्य चीजें हम यहाँ पे जानते हैं। जैसे देखिए उदाहरण दिया हुआ है कि यौगिक जल में, यानी आपको H2O में जो है देखा जाए, अगर यौगिक जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 1:8 होता है। यानी अगर देखिए हाइड्रोजन 1 है तो 1 होता है, लेकिन 2 है तो आपको 2 होगा। और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है, जब इसको कटाइएगा तो 1:8 होगा। अब ये 1:8 जो है वह चाहे जल आपका स्रोत कोई भी हो, चाहे आप कहीं से लाइए, महासागर का पानी लाइए, चाहे कल का पानी लाइए, नल का पानी लाइए, आपको हिमालय का पानी लाइए, कहीं का पानी लाइए, वहां पे जो है इसका द्रव्यमान 1:8 ही होगा। तो इस प्रकार अगर मान लीजिए 9 ग्राम जल का अपघटन कीजिएगा तो फिर भी वहां पे यही हाल होगा, 1:8 में ही आएगा। उसी प्रकार अमोनिया का भी अगर देखिएगा NH3 में, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान का जो अनुपात आता है हमेशा जो है आपको 14:3 आएगा। यानी NH3 का देखिएगा इनका यहाँ पे कितना होगा, आपको इसमें देखिए
14 यानी 7 होता है, 7 दूना 14, और इसका 1 हाइड्रोजन का 1 तो 3 का 3 यानी 14:3 आपको हमेशा विद्यमान रहता है, चाहे अमोनिया किसी भी प्रकार से निर्मित की गई हो अथवा किसी भी स्रोत से ली गई हो, तो यहाँ पे यही अनुपात चारों जगह पाया जाता है। तो ये आपका आंसर होगा। बाकी यहाँ पे देखिए 87 नंबर क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा इसके अपवाद है। तो यहाँ पे देखिए H2O और NO2 ये फॉलो करता है, जो FeU है वो फॉलो नहीं करता, इसके अपवाद में आते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है बीपीएससी के द्वारा इसका आंसर चूज किया गया था। बाकी यहाँ पे देखिए ये सब चीज जब दो संयोजन नियम दे दिए इन लोगों ने, नया नया वैज्ञानिक ने, कौन दिया था, प्राउस्ट, आप नाम यहाँ पे पढ़ ही लिए होंगे, प्राउस्ट और लेवियाई ने सब दे दिया। अब यहाँ पे इसके बाद देखिए अगला समस्या क्या आया वैज्ञानिकों के बीच में। तो वैज्ञानिकों की अगली समस्या इन नियम को उचित व्याख्या करने की थी। उसके लेकर जो है अंग्रेज रसायन आए एक आपको, जिनका नाम था जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन ने जो है पदार्थों की यानी द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया, और इनके द्वारा कहा गया कि डाल्टन ने जो है द्रव्यों की विभाज्यता का विचार प्रदान किया, यानी जो पदार्थ होता है वह कहाँ तक इसको अब तोड़ सकते हैं, कहाँ तक यह बांटा जा सकता है, उस पे अपना ये विचार प्रदान किया, जिसे उस समय का दार्शनिक जो पहले मानते थे कि हाँ आपका जो द्रव्यमान है, जो आपका सॉरी जो आपका पदार्थ है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे हम लोग परमाणु बोलते हैं और अविभाज्य है। तो यहाँ पे जब जॉन डाल्टन आए तो इनके द्वारा देखिए क्या किया गया कि ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा द्रव्यों को सूक्ष्म अविभाज्य कण, जिसे परमाणु नाम दिया था, उससे डाल्टन ने भी जो है परमाणु नाम दिया। यानी जो बात बोले थे इससे पहले जो आपके दार्शनिक थे, जो उनके ही बात पे ये अटल रहे, और उनके जो सिद्धांत पे इन्हीं का सिद्धांत जो है इन्होंने माना। और डाल्टन का यह सिद्धांत जो है रासायनिक संयोजन के नियमों पर ही आधारित है, क्योंकि ये जो है उस पहले ही ये सब बताया जा चुका था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने जो है द्रव्यमान के संरक्षण नियम और निश्चित अनुपात के नियमों की युक्ति संगत व्याख्या की। ये भी आपको पॉइंट जो है याद रखना है। अब हम देखेंगे आगे। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव यानी सभी पदार्थ, चाहे तत्व हो, यौगिक हो या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। यही बात जो है आपके दार्शनिक भी बताए थे, यही जो है आपको आके कौन बता दिए, तो ये जॉन डाल्टन बता दिए। तो डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना जो है आप इसी प्रकार से जो है कर सकते हैं कि हाँ, डाल्टन ने जो है परमाणु के बारे में बोला कि ये जो है द्रव्य है, जो पदार्थ है, चाहे कोई भी हो तत्व यौगिक मिश्रण में से, ये जो सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं वह सूक्ष्म कण को जो है परमाणु कहते हैं, और ये जो है अविभाज्य होता है, यही इनके द्वारा बोला गया था। बाकी यहाँ पे देखिए इनके द्वारा कौन कौन से विवेचना की गई थी परमाणु को लेकर। तो इनका मानना था कि सभी द्रव्य जो है या कोई भी पदार्थ हो परमाणुओं से निर्मित होते हैं, चाहे कोई भी चीज हो। आप देख रहे हैं अगल बगल में कलम, कुछ भी हो, पेन हो, सब जो है आपका परमाणुओं से निर्मित होता है, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। उसके बाद परमाणु जो है अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं और न ही उनका ये विनाश होता है। तो ये भी आपको जॉन डाल्टन के द्वारा कहा गया था। दिए गए तत्वों के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान जो है एवं रासायनिक गुणधर्म ये समान होते हैं। ये आपको रदरफोर्ड सॉरी ये जो आपके जॉन डाल्टन है, ये इनके परमाणु सिद्धांत में जो है बताया गया था कि परमाणु का द्रव्यमान जो है रासायनिक गुणधर्म सभी जगह समान होते हैं। अगला इनका द्वारा कहना था कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म जो है भिन्न भिन्न अलग होते हैं। बिल्कुल सही है, सभी तत्वों का एक अपना अपना अलग इसमें रहता है। बाकी देखिए अगला इसमें है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात से संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। यानी अलग जितने भी तत्व है परमाणु, वो जो है छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात से संयोग करते हैं। उसके बाद देखिए इसमें है कि किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार जो है निश्चित होते हैं। ये आपको पढ़ना है अगले अध्याय में। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप अगले अध्याय में अध्ययन करेंगे कि परमाणु में और भी छोटे छोटे कण विद्यमान होते हैं, जिसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जॉन डाल्टन के द्वारा बोला गया था कि परमाणु जो है एकदम लास्ट है पदार्थ का सबसे छोटा कण, अब इससे छोटा कण नहीं है, और इसको अविभाज्य घोषित कर दिया। यानी इसको अब इससे छोटा कण नहीं हो सकता है, लेकिन होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन देखने को मिलेगा चैप्टर नंबर 4 में। इसके बारे में हम आगे कवर करेंगे। तो ये सब चीज था। बाकी यहाँ पे जॉन डाल्टन के बारे में यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। देख लीजिए जॉन डाल्टन का जो जन्म है 1766 में,
इंग्लैंड के एक गरीब जुलाहा परिवार में हुआ था। 12 वर्ष की आयु में जो है इन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी जीविका शुरू की और 7 साल के बाद वह जो है एक स्कूल में प्रिंसिपल बन गए। उसके बाद जो है 1793 में जॉन डाल्टन जो है एक कॉलेज में गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए। वहाँ पर उन्होंने जो है अपने जीवन का अधिकांश समय शिक्षण एवं शोध कार्य में व्यतीत किया। सन 1808 में जो है इन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जो द्रव्यों के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। तो याद रखिएगा, इन्होंने जो परमाणु सिद्धांत दिया था 1808 ईस्वी में दिया था, और परमाणु सिद्धांत इनका क्या था? यही था कि जो आपके पदार्थ होते हैं एक कुछ सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बने हैं जिसे परमाणु कहते हैं, और ये जो है अविभाज्य है। ये जॉन डाल्टन का जो है मानना था, जो आपको हम यहाँ पे बता दिए हैं। बाकी अब हम देखेंगे अगला परमाणु क्या होता है। कि हाँ, ये लोग बताए कि यहाँ परमाणु सबसे छोटा कण होता है। तो इसको देखिए यार, खूबसूरत नजारे को देख और इसे देख। हर पल सिर्फ मस्ती छलकने दो, कब तक जीने हम धड़कने। Oppo Reno 13 series, live in the moment. मेरी वाली अलग है। सीटे में बता रहा हूँ तुझको, ये लड़की रॉन्ग है। इतने प्यारे लोग होते हैं कहीं, सब ढोंग है। गलत पंगा ले लिया तुमने। अब ले लिया तो ले लिया, तो बड़ा प्यारा पंगा। जितना चाहो ट्राई कर लो, ये शादी तो तुड़वा के छोड़ूंगा। एक बात बता, दोस्ती और लड़की में हमेशा लड़की जीतती है। तो परमाणु की अगर बात की जाए कि परमाणु क्या होता है, तो सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई परमाणु होती है। यानी सभी पदार्थ, यानी जो भी पदार्थ है, जो भी द्रव्य है, तो जितने भी द्रव्य बने हैं वह परमाणु से मिलकर बने होते हैं। यानी अगर पदार्थ की बात करें तो पदार्थ का सबसे जो छोटा कण होता है वह परमाणु होता है, और यही परमाणु जो है रचना करता है द्रव्यों का। यानी द्रव्य का एक रचनात्मक इकाई है परमाणु। जिस प्रकार आप पढ़ते होंगे कि यहाँ कोई भी सजीव है, तो सजीवों का जो रचनात्मक इकाई होता है उसको कोशिका बोलते हैं। यानी सजीव का जो निर्माण हुआ है वह लाखों अरबों कोशिका के मिलने से होता है। उसी प्रकार पदार्थ का भी जो निर्माण होता है वह इसकी जो सबसे छोटी इकाई है परमाणु, इसके माध्यम से होता है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये कितना छोटा होता है इसके बारे में चलिए हम जान लेते हैं कि ये सबसे इकाई है, यानी सबसे छोटा कण है ये डाल्टन के हिसाब से। अब यहाँ पे देखिए परमाणु के कण कितने बड़े और कितने छोटे होते हैं। तो परमाणु जो है बहुत छोटे होते हैं। ये किसी भी वस्तु, यानी आप जिसकी कल्पना कर सकते हैं कि हाँ इतना छोटा हो सकता है, जैसे मान लीजिए मन में सोचिए कि हाँ इतना छोटा होगा, आप जितना भी कल्पना कर लीजिए ये उससे भी जो छोटा होता है। यानी अगर मान लीजिए लाख परमाणु को अगर एक ऊपर से मतलब अगर सजाया जाए, जैसे मान लीजिए एक परमाणु, फिर दो परमाणु, तीन परमाणु, चार परमाणु, पांच परमाणु, ऐसे करते करते जाइए। अगर आप लाख परमाणु को जो है एक के ऊपर एक आप सजाते जाते हैं, तो यहाँ पे बड़ी कठिनाई से जो है एक कागज के सीट जितनी मोटी परत बनती है। यहाँ आपके पास जो पेज होगा पन्ना, देखिएगा एक आपको बहुत पतला पन्ना होता है। तो समझ लीजिए इसमें जो है लाखों परमाणु इसमें छपा हुआ है, सटा हुआ है, एक के ऊपर एक रखा हुआ है, तब जाकर एक परमाणु इतना मोटा हुआ है। तो यही परमाणु का आकार होता है। यानी समझ लीजिए कि कितना छोटा होता है, यानी आपको कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब देखिए परमाणु की त्रिज्या जो है नापा जाता है नैनोमीटर में। यहाँ से याद रखिएगा, परमाणु त्रिज्या को जो है नैनोमीटर में मापा जाता है। और नैनोमीटर जो होता है, एक नैनोमीटर का जो मान होता है 10⁻⁹ मीटर होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा। और एक मीटर में अगर देखा जाए तो 10⁹ नैनोमीटर होता है। लेकिन यहाँ पे आपका इसको याद रखिएगा कि एक नैनोमीटर में नापा जाता है, और एक नैनोमीटर का नाम जो है मान 10⁻⁹ मीटर में होता है। अब इसका जो है देखिए सापेक्ष आकार, यानी किसके आकार की तुलना करने के लिए दिया गया है। जैसे मान लीजिए अगर हाइड्रोजन परमाणु का अगर देखा जाए कि हाँ त्रिज्या अगर मीटर में देखिएगा तो 10⁻⁻10 है। जल के अगर अणु देखिएगा उसका जो देखा जाए तो 10⁻⁻9 यानी 1 नैनोमीटर। ये देखिए हीमोग्लोबिन का जो अणु होता है वह 10⁻⁻8 मीटर है। उसी प्रकार ये जो है चींटी का, सेब का, ये सब का दिया हुआ है। सेब का बड़ा है देखिए 10⁻⁻1 यानी 1/10 ये आपका दिया हुआ है। तो ऐसे आप जो है इसको तुलना कर सकते हैं कि हाँ परमाणु का जो सबसे छोटा कण होता है, परमाणु जो छोटा कण है वो कितना छोटा होता है। अब देखिए आपको जब परमाणु इतना सूक्ष्म है, अभी आप देख रहे हैं कि इतना सूक्ष्म है यानी बहुत छोटा है,
यानी आप इसे नगण्य मान सकते हैं, तो हम इसके बारे में क्यों सोचें? इसके बारे में सोचना पड़ेगा इसलिए क्योंकि आपके पास जो भी पदार्थ है, आप मोबाइल हाथ में देख रहे हैं, कुछ भी है, तो वो आपको उसी परमाणु से ही बना है, इसीलिए उसके बारे में सोचना पड़ता है। यानी क्योंकि हमारा विश्व ही जो है परमाणुओं से बना है, चाहे हम उन्हें देख सकें या फिर वे आपको यहाँ विद्यमान है तथा हमारे प्रत्येक क्रियाकलापों पर उनका प्रभाव रहता है। अब हम आधुनिक तकनीकों की सहायता से तत्वों की सतहों के आवर्धित प्रतिबिंबों को हम देख सकते हैं जिनमें उपस्थित परमाणु स्पष्ट दिखाई देते हैं। यानी अगर वर्तमान काल में ऐसा ऐसा यंत्र आ गया है तो आप जो भी आपके पदार्थ है उसके परमाणु को जो है बड़ा करके आप देख सकते हैं। जैसे आप देखिए यही जो है सिलिकॉन का सतह है। देखिए ये जो सिलिकॉन आप सुने होंगे, ये सिलिकॉन के परमाणु है। आप यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये कैसे दिख रहा है। तो इसी प्रकार जो है आप जो है अपना यंत्र से इससे जो है परमाणु को किसी भी वस्तु को आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब परमाणु जब पता चल गया कि हाँ ये परमाणु होता है, जो पदार्थ जो है बना हुआ है परमाणु से, तो ये परमाणु का एक नामकरण किया गया कि हाँ इसको हम कैसे बताएंगे कि हाँ ये परमाणु का नाम ये है। तो इसके लिए देखिए वैज्ञानिकों ने क्या क्या कैसे कैसे किया और अभी वर्तमान में कैसे हम लोग जो है परमाणु को प्रतीक के रूप में दिखाते हैं। तो देखिए डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। जब उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो यह प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा को इंगित करता था, अर्थात यह प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता था। यानी ये डाल्टन ने जो आपको प्रतीक दिखाया कि हाँ परमाणु का प्रतीक कैसा होगा, तो ये जो है तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित किया। इसके आधार पे जो है इन्होंने दिखाया था। उसके बाद बर्जिलियस आए, तो बर्जिलियस ने जो है तत्वों के ऐसे प्रतीक का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित होता था। यानी बर्जिलियस ने क्या किया, जब ये तत्वों का था कि हाँ प्रतीक दिखाना है, तो ये क्या किया कि उस तत्व के नाम, जो भी तत्व का नाम है, वो एक या दो अक्षर से प्रदर्शित होते हैं। जैसे मान लीजिए अभी वर्तमान में देखते हैं कि सोडियम, तो ये तो आपका मान लीजिए नाम है, लैटिन नाम है। लेकिन मान लीजिए अगर आप देखते हैं फेरस, तो देखिए आपको उस प्रकार से जो बर्जिलियस था उस तत्व का नाम दिया लेकिन दो अक्षरों से प्रदर्शित करता था। लेकिन ये आपका अभी तो नवीनतम वाला, लेकिन इसी से जो है मिलता जुलता ये बर्जिलियस को दिया गया था। ये तो नवीनतम वाला है, ये बर्जिलियस को दिया गया नहीं है। तो बर्जिलियस ने भी इस प्रकार दिया। जैसे आप देखिए डाल्टन के द्वारा सुझाया गया, यही आपको प्रतीक यहाँ पे कुछ दिख रहा हो, जैसे हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे देखिए इसका एक निश्चित मात्रा, जैसे हाइड्रोजन बहुत कम होता है, देखिए एक छोटा सा डॉट है। फास्फोरस देखिए इसमें जो है इसके दिखाया गया था, कॉपर को ऐसे, गोल्ड को ऐसे। इस प्रकार से जो है ये डाल्टन ने दिखाया था कि हाँ इस प्रकार से हम तत्वों का प्रतीक के रूप में देख सकते हैं। तो उसके फिर बाद क्या हुआ कि देखिए प्रारंभ में तत्वों के नामों की उत्पत्ति उन स्थानों के नाम से की गई जहाँ वे सर्वप्रथम पाए गए थे। कुछ दिन ये भी चला कि हाँ चलिए जिस दिन जहाँ पे कॉपर जो भी हो, जो तत्व पाया जाता है जिस स्थान पे, वहाँ उसी के नाम पे या उसी के आधार पे ही इसका नाम रखा जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया गया, जैसे देखिए कॉपर का जो है नाम साइप्रस से उत्पन्न हुआ था, तो यहाँ पे इसका कॉपर नाम रख दिया। कुछ तत्वों के नामों को जो है विशिष्ट रंगों से लिया गया है नाम उसका, जैसे स्वर्ण जो है लिया गया है वह गोल्ड से जिसको बोलते हैं, वह गोल्ड नाम के अंग्रेजी अक्षर से लिया गया है जिसका अर्थ होता है पीला। तो इस प्रकार से जो है नाम भी जो है रखा जाता था, लेकिन ये पहले की बात है। अब देखिए वर्तमान में जो नाम और प्रतीक रखते हैं किसी वस्तु का या सॉरी किसी तत्व का, तो उसके लिए एक संस्था बनाया गया है, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसको बोलते हैं IUPAC, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यह एक संस्था है जो तत्वों के नाम, प्रतीक और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती है। ये जो बता देता है कि हाँ ये तत्व का ये मात्रक रहेगा, ये पदार्थ रहेगा, ये इसका नाम रहेगा, तो यही रहता है। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। यानी ज्यादातर जो भी मतलब तत्व है उनमें ज्यादा ऐसे जो है नाम है जो मतलब जो भी तत्व है उसका एक अक्षर या दो अक्षर से बना हुआ है। और उसी टाइप से बर्जिलियस ने भी दिया था, लेकिन यहाँ पे संस्था बन गया, अब ये यही देता है। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव जो है हमेशा जो है बड़े अक्षर में लिखा जाता है और दूसरे अक्षर को जो है छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जैसे लिखा हुआ है कोबाल्ट, तो सी पहला लेटर है बड़ा हो गया, अब छोटा हो गया कोबाल्ट। यानी ऐसे CO नहीं लिख सकते हैं आप। जैसे एल्युमिनियम लिखना है तो AL दोनों कैपिटल बड़ा नहीं लिखेंगे, पहला कैपिटल और दूसरा जो है आपका स्मॉल लिखेंगे, ये एल्युमिनियम। तो इस प्रकार से जो है ये IUPAC जो है नामकरण करता है तत्वों का, तो यहाँ पे याद रखिएगा। अब देखिए कुछ और भी जो है तत्व, ऐसा तत्व है, क्योंकि अभी तो आप देखे हैं कि हाँ ज्यादातर जो नाम है आपको इस प्रकार से है, लेकिन कुछ ऐसे भी जो नाम है जो तत्वों के नाम के पहले अक्षर और दूसरे अक्षर से नहीं रखा गया है, उनका नाम
अलग तरीके से रखा गया है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर तथा बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त करके बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए क्लोरीन, क्लोरीन है तो आपको पहले सी और बाद में देखिए एल लिखा गया है। जिंक है तो देखिए जेड एन, आपको जिंक लिखिएगा तो लिखाएगा दूसरा, लेकिन ये आपको लास्ट वाला जेड एन यानी पहला दूसरा अक्षर नहीं बाद वाला अक्षर लिया जाता है। तो वैसा भी नाम है, जैसे यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं क्लोरीन इसका उदाहरण है और जिंक इसका उदाहरण है, आप इसको भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि लिखा गया है कि अन्य तत्वों के प्रतीकों को जो है लैटिन या जर्मन या ग्रीक भाषा के नाम पे भी जो है बनाया जाता है, जिसका उसका उदाहरण जैसे आप देख लीजिए, जैसे लोहा ही है तो आप लोहा को कहीं नहीं देखते हैं कि हाँ इसका जो प्रतीक है वह हम लोग आयरन लिखते हैं, जैसे आयर मान लीजिए आयरन, ये नहीं लिखा जाता है। इसका जो लैटिन नाम है लोहा का जो लैटिन नाम है वह है नाम है फेरम। तो ये फेरम में जो वर्ड है एफी, ये आपको एफी से बना हुआ है लोहा, जिसको फेरस बोलते हैं। तो ये लोहा के लिए एफी का प्रयोग करते हैं हम लोग, ये कैपिटल है, ना कि आपका आयरन का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से अन्य धातु है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे सोडियम है, तो सोडियम को आप देखते हैं, सोडियम को लिखते हैं हम लोग Na। Na क्यों लिखते हैं सोडियम को, तो हम लोग मान लीजिए सोडियम इंग्लिश में लिखते तो एस से अगर कुछ लिखते तो ऐसे प्रतीक करते, लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, सोडियम को Na लिखते हैं, क्योंकि सोडियम का जो लैटिन नाम है वह नाइट्रियम है, ऐसे बनता है नाइट्रियम। तो नाइट्रियम का जो Na है वह लिया जाता है सोडियम का प्रतीक में। उसी प्रकार से आप जानते होंगे पोटेशियम, पोटेशियम को लिखते हैं के से, तो पोटेशियम को के से लिखते हैं तो हम तो पी से लिखना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। इसका जो भी जो है पोटेशियम का जो है लैटिन नाम है वह कैलियम नाम है। अब कैलियम जो लिखाता है के से लिखाता है, तो इसलिए जो है हम लोग पोटेशियम को की नाम से प्रतीक के दर्शाते हैं। तो यही जो है अंतर है। इसलिए आप देख सकते हैं कि किसी किसी तत्व का नाम यहाँ पे जो है कुछ दिया भी गया है प्रतीक, जैसे देख लीजिए ये आपका जैसे एल्युमिनियम को देखिए आपको ए लिखा हुआ है, ए कैपिटल है, उसके बाद छोटा है, आगे में देखिए ए कैपिटल है, आर जो है छोटा है। फिर उसको देखिए बेरियम है, बोरॉन है, ब्रोमीन, कैल्शियम, कार्बन, क्लोरीन, कोबाल्ट, उस प्रकार देखिए ना सबका लिखा हुआ है। तो इसको आप एक बार देख लीजिए कि यहाँ कॉपर को Cu, फ्लोरीन को देखिए F, देखिए गोल्ड का जो है यहाँ पे ऑरम होता है, इसका जो लैटिन नाम है तो ऑरम के नाम से लिखा जाता है, ना कि जी से लिखा जाता है। हाइड्रोजन देखिए आयोडीन, उसी प्रकार देखिए अभी देखे हैं आयरन लोहा का फेरम होता है तो Fe लिखा गया है। देखिए सीसा का जो है यहाँ Pb लिखा गया है। इस प्रकार से जो है आपको याद रखना है सबको। तो ये सब देख लिए। अब हम देखिए परमाणु द्रव्यमान की बात करते हैं कि ये परमाणु द्रव्यमान क्या है। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना जो है परमाणु द्रव्यमान की थी, यानी परमाणु द्रव्यमान का सिद्धांत जो है डाल्टन ने दिया था। इनके अनुसार जो है प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। डाल्टन का सिद्धांत जो है स्थिर अनुपात नियम को इतनी भली भांति समझाने में समर्थ था कि वैज्ञानिक ने जो है इससे प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान को जो है मापने की ओर अग्रसर हुए। चूंकि एक परमाणु के द्रव्यमान को जो है ज्ञात करना अपेक्षाकृत कठिन कार्य था, इसलिए जो है रासायनिक संयोजन के नियमों के उपयोग एवं उत्पन्न यौगिकों के द्वारा जो है सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात किया गया। यानी मान लीजिए एक परमाणु जो है, परमाणु क्योंकि बहुत छोटा होता है तो उसका जो है द्रव्यमान निकालना यहाँ पे काफी कठिन था। तो इसके सापेक्ष में यानी एक तुलना करके कि हाँ जब मान लीजिए जैसे कैसे पढ़ते हैं कि एक वस्तु का दाम 2 रुपया है तो 10 का कितना होगा, तो उस प्रकार से सापेक्ष में करके जो है इसको निकाला गया था इस प्रकार से परमाणु द्रव्यमान को। जैसे अब एक एक का यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन जो इसका मेन जो एग्जाम में पूछता है कि यहाँ परमाणु द्रव्यमान क्या है, तो यहाँ से पूछता है कि किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को जो है उसके परमाणु के औसत द्रव्यमान का कार्बन के 12 परमाणु के द्रव्यमान के यानी 1/12वें भाग के अनुपात के द्वारा परिभाषित होता है ये परमाणु द्रव्यमान, ये वर्ड वाला पूछता है। तो ये आपको याद रखना है। बाकी ये कार्बन का जो 1/12वां भाग लिया गया है वह लिया गया था 1961 में परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के दौरान की परमाणु द्रव्यमान इकाई जो है कार्बन 12 के समस्थानिक जो आइसोटॉप होता है को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया कि हाँ हम लोग जो निकालेंगे द्रव्यमान वह कार्बन 12 के जो है जो समस्थानिक है उसका हम लोग बेस रखेंगे, और कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु का द्रव्यमान यानी 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लिया गया, और कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त किए थे। यानी जो भी परमाणु का हम लोग द्रव्यमान निकालते हैं तो अभी आप देखे हैं कि यहाँ एक परमाणु का निकालना कठिन था, इसलिए जो है एक इसका एक जो है सापेक्षिक रूप खोजा गया, जैसे कार्बन 12 को खोजा गया और उसी के सापेक्ष में जो है सभी द्रव्यमान का हम लोग जो है सभी परमाणुओं का द्रव्यमान निकालते हैं।
तो यहाँ पे उस प्रकार से सबका निकाला गया, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन का जो है 1 होता है, यहाँ पे कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5 और कैल्शियम का 40। यहाँ पर उतना भी याद नहीं होता है, तो एक अंदाजा होता है कि हाँ जितना भी इसका एटॉमिक नंबर होता है उसका दुगुना होता है। जैसे कार्बन होता है 6 पे तो 6 दूना 12 हो गया, नाइट्रोजन होता है 7 पे तो 7 दूना 14 हो गया, ऑक्सीजन होता है 8 पे तो 8 दूना 16 हो गया, सोडियम देखिए 11 पे होता है तो होना चाहिए 22, लेकिन यहाँ पे 23 है। मैग्नीशियम क्या है 12 दूना 24 होता है, सल्फर 16 दूना 32 होता है, क्लोरीन का 17 होता है तो 34 होना चाहिए, लेकिन 35.5 है। कैल्शियम का 20 होता है तो 20 दूना 40 इसका है। तो अगर मान लीजिए अगर नहीं भी याद है तो एक अंदाजा के तौर पे कि हाँ इसका जितना परमाणु संख्या होता है उसका दुगुना उसका द्रव्यमान होता है। ये मतलब सही नहीं है, लेकिन आपको एक हम अंदाजा बताए हैं कि हाँ अगर मान लीजिए आपको ऐसे याद नहीं होता है तो थोड़ा सा इसको रखिएगा। जैसे देखिए एग्जाम में ही क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, तो 16 होता है। अब मान लीजिए इस यहाँ से पढ़ के गए होते तो ठीक है बना देते, लेकिन मान लीजिए अगर नहीं है तो ऑक्सीजन का अगर परमाणु संख्या भी याद रहता कि यहाँ 8 4 दिन 16 लगा देते, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाता। तो हम एक अंदाजा बताएं कि ऐसे भी होता है। अब देखिए आगे परमाणु जो है किस अस्तित्व में रहते हैं, थोड़ा इसको हम बोलते हैं। देखिए अधिकांश तत्वों की परमाणु जो है स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं। परमाणु जो है अणु एवं आयन से आयन बनते हैं, यानी परमाणु जो है अणु और आयन बनाते हैं, और ये अणु अथवा आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर वह द्रव्य बनाते हैं। यानी जो परमाणु है जो है ये परमाणु अणु और आयन बनाते हैं, यानी बहुत सारा, जैसे एक परमाणु है तो ये परमाणु जो है 1 से या 2 से अधिक मिलकर ये अणु बनाएगा, फिर इसके ऊपर आयन बनाएगा, और ऐसे ही ऐसे संयोग करके ये जो है पदार्थ बनाते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे अनुभव कर सकते हैं, उसी को जो है हम लोग पदार्थ कैसे छू सकते हैं। तो ये परमाणु से ही जो है मिलकर बना होता है। और सीधा खोजिए कि यहाँ एक परमाणु अगर है तो एक परमाणु जो है आपको अस्तित्व में नहीं मिलेगा, ये स्वतंत्र रूप में रहता है। बाकी यहाँ पे देखिए अब अणु क्या है, तो अणु की बात करें तो अभी आप देखे हैं कि 2 या 2 से अधिक परमाणु के मिलने से अणु बनता है। यानी अणु ऐसे 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का एक समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंधन के द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं अणु, मान लीजिए हाइड्रोजन है H2, तो यहाँ पे देखिए H एक परमाणु हो गया और H एक परमाणु हो गया, यानी 2 परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण किया, तो इसको हम लोग बोलते हैं अणु। अब यहाँ पे देखिए रासायनिक बंधन से ये जुड़े हुए हैं, अथवा ये परस्पर आकर्षण बल के द्वारा ये एक दूसरे को कस के ये पकड़े होते हैं। अणु को किसी तत्व तथा यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। यानी अभी आप देखे हैं ये जो हाइड्रोजन जब अकेले था, जब ये परमाणु था तो ये स्वतंत्र था, ये अस्तित्व में नहीं था। लेकिन जब ये मोलिक्यूल बना लिया, जब ये अणु बना लिया, तो आप ये समझ सकते हैं कि जो ये यौगिक जब होता है, जैसे मान लीजिए अब H2 है जो है जाकर मान लीजिए जल बना लिया, तो जल एक क्या है, ये आपका एक यौगिक हो गया। अब ये इस यौगिक का सबसे छोटा कण के रूप में जो है आप एक हाइड्रोजन को ले सकते हैं कि हाँ ये जो H2 है इसी यौगिक का जो है छोटा कण है। तो यहीं पे लिखा हुआ है कि अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में आप परिभाषित कर सकते हैं कि यौगिक का सबसे छोटा कण जो है यहाँ पे ये अणु होता है। जिस प्रकार से पदार्थ का सबसे छोटा कण आपको परमाणु होता है, उसी प्रकार से यौगिक का जो है छोटा कण ये जो है आप अणु के रूप में इसको परिभाषित कर सकते हैं, मान सकते हैं, जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में है, यानी यह अस्तित्व में आ सकता है। वहीं इस पे लिखा गया है तथा जो यौगिक के सभी गुण धर्मों को प्रदर्शित करता है, यानी यह यौगिक के गुण धर्म को भी दिखा सकता है। तो यही आपका अणु होता है। आप अणु के बारे में अब समझ लिए होंगे। अब चलिए यहाँ पे देख क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे पूछा हुआ कि सल्फर की परमाणुकता क्या होता है, यानी एटोमिसिटी क्या होता है। अब हम चलिए इसको देखते हैं। ये यहाँ पे ये चीज है क्या, पहले थोड़ा इसको समझ लीजिए कि तत्वों के अणु, इसमें क्या पढ़ना है। जैसे ये जो परमाणुकता होता है, अभी आप देखे हैं क्वेश्चन, जिसको एटोमिसिटी बोला जाता है, तो आप इसे समझ सकते हैं कि अभी आप देखे हैं जो हाइड्रोजन गैस मान लीजिए H2 हम लिखे हैं, तो यहाँ पे देखिए अणु को गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या जो है कहलाती है परमाणुकता। यानी हम हाइड्रोजन लिए हैं तो इसका 2 परमाणु जो है हाइड्रोजन को बनने में लगा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे परमाणुकता। जैसे मान लीजिए आप इसमें अगर अगला देखें, मान लीजिए हम, और जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को ही जो है बनाने में 2 परमाणु इसमें भाग ले रहा है, तो इसका भी जो है परमाणुकता इसका 2 होगा, जैसे हाइड्रोजन का हुआ है। तो यही होता है तत्वों के अणु। यानी किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं के द्वारा आपके बने होते हैं। जैसे आपको हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये देखिए एक ही प्रकार के परमाणु है दोनों में, और ये एक अणु का निर्माण किया है। जैसे अभी इसमें देखिए आपको लिखा हुआ है कि आर्गन, हीलियम इत्यादि
जैसे अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक ही परमाणु के द्वारा निर्मित होते हैं। खास करके वैसे जो आपको इनर्ट गैस है, यानी जो अक्रिय है, अक्रिय जो है हमेशा आपको उसी परमाणु से ही मिलके बने होते हैं, जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया। और ये जो है क्योंकि एक ही प्रकार के अणु होते हैं, इसलिए जो है इस तत्वों का यानी आपको अक्रिय गैस का जो परमाणुकता होता है हमेशा एक होता है। ये आपको हमेशा के लिए याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें नहीं दिया गया था। लेकिन अधिकांश धातु में ऐसा नहीं होता है। जैसे उदाहरण देखिए, अगर ऑक्सीजन का, तो अभी बताया है कि ऑक्सीजन का जो अणु है, यानी जो ऑक्सीजन अणु बनता है, तो वो दो ऑक्सीजन के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे जो है द्विपरमाणुकता कहते हैं। यानी मान लीजिए जो भी अणु बना हुआ है उसमें जितना परमाणु लग रहा है वही जो है उसका परमाणुकता होता है। जैसे ऑक्सीजन को हम लिखते हैं O2, क्योंकि O2 जो है इसमें दो ऑक्सीजन मिलने से बना है, तो ये दो ऑक्सीजन से मिलकर बना है, इसलिए इसका परमाणुकता 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए O3 भी होता है। O3 आपको मालूम होगा ओजोन को आता है, ओजोन का होता है। तो 3 ऑक्सीजन परमाणु परस्पर संयोग करते हैं उसमें, तो O3 प्राप्त होता है। तो ओजोन का क्या हो जाएगा, ओजोन का परमाणुकता 3 हो जाएगा। उस प्रकार से जो है पूछता है। यानी अगर सीधा एक वर्ड में बोले कि किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को हम लोग परमाणुकता बोलते हैं। यानी अणु बनने के लिए जितना परमाणु का जरूरी होता है वही उसका परमाणुकता होता है। जैसे अब हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, और यहाँ से देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सल्फर की परमाणुकता कितना होता है। यानी सल्फर, मान लीजिए अगर आप अणु बनाते हैं तो सल्फर अणु बनने में इसमें कितना परमाणु लगा है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि सल्फर जो है 8 परमाणु मिलने से बनता है। तो S8 अगर यहाँ पे देखा जाए तो देखिए अब 8 जो है नहीं होता है, ये एक परमाणुकता, द्विपरमाणुकता यहाँ तक चलता है, तृतीय तक चलता है, चतुर्थ तक चलता है, लेकिन उसके बाद नहीं चलता है। तो इसको बहुपरमाणुकता के रूप में इसका बोला जाता है सल्फर का। तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा, और TGT में ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है। बाकी देखिए आपके एग्जाम सॉरी यहाँ पे बुक में कौन कौन सा एग्जाम्पल दिया है। जैसे पहले अधातु का दिया गया, जैसे देखिए आर्गन है, तो अभी बताए हैं आर्गन एक इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस कोई भी होगा एकदम आंख मूंद के लगाइएगा, एक परमाणुकता। उसके बाद देखिए हीलियम भी आपको क्या है, अक्रिय गैस है, इसका भी एक होगा। बाकी देखिए अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है, तो आपको ऑक्सीजन ऐसे लिखते हैं। तो ऑक्सीजन में देखिए 2 परमाणु मिलकर बना है, तो द्विपरमाणुकता। उसी प्रकार हाइड्रोजन देखिए फिर आ गया, हाइड्रोजन में भी H2 लिखते हैं, तो इसको भी जो है द्विपरमाणुकता। नाइट्रोजन भी जो है इसको हम लिखते हैं N2, तो ये भी 2 परमाणुकता। क्लोरीन देखिए आपको ऐसे भी लिखते हैं Cl2, तो ये भी द्विपरमाणुकता। फास्फोरस जो होता है लिख आपको P4, यानी अणु बनने में फास्फोरस के 4 का प्रयोग होता है, तो वो होगा। देखिए सल्फर वाला पूछा है आपको एग्जाम में, अभी आप ऊपर देखे हैं कि सल्फर का कितना है, तो यह बहुपरमाणुकता है, क्योंकि सल्फर का जो है S8 होता है, यानी 8 परमाणु मिलकर जो है सल्फर अणु का निर्माण करता है, तो S8 होता है। तो 8 को जो है 8 परमाणुकता नहीं बोलते हैं, उसको बहुपरमाणुकता बोलते हैं। यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था जो आपको हम ऊपर अभी बताए हैं। अब देखिए कुछ धातु का देख लीजिए, जैसे सोडियम है, तो सोडियम का जो ये बनाने में एक ही अणु होता है, तो एक परमाणुकता। आयरन का भी एक परमाणुकता होता है, एल्युमिनियम का भी एक परमाणुक होता है, कॉपर का भी एक परमाणुक होता है। तो इस प्रकार से जो है आपको याद रखना है कि हाँ ये सब क्या है, इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है, आगे भी पूछ सकता है, बस यहाँ पे जो है तत्व बदल सकता है। तो NCERT वाला कम से कम याद रखिएगा। अब देखिए जो अभी हम देखे हैं कि हाँ तत्व के अणु देखे हैं, यानी परमाणु देखे हैं, यानी जो अणु बना है उसका परमाणु। अब यौगिक के भी अणु होते हैं। अब यहाँ पे यौगिक अणु कैसे होता है, जैसे देखिए भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में जुड़कर जो है यौगिक का निर्माण करते हैं, उसी को जो है यौगिक का अणु बोलते हैं। यानी जिस प्रकार देखे हैं कि अणु जब बन रहा था, तो आप वहां पे देखे हैं कि ये परमाणु के मिलने से बन रहा था, तो इसमें परमाणु कितना मिला हुआ ये आप देखते थे। लेकिन जब हम यौगिक की बात करते हैं कि यौगिक कैसे बनता है, तो ये यौगिक जो है बनता है तत्व से। अब यहाँ पे ये तत्व जो है, तत्व जो भी तत्व मिला हुआ है उसके जो परमाणु है वह किस अनुपात में है उसको यहाँ पे देखा था। जैसे यहाँ पे मान लीजिए जल है, तो जल एक यौगिक हो गया, यह जो है किस अणु से मिलकर, सॉरी किस तत्व से मिलकर बना है, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, तो इसका हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन जो है 8 का होता है, तो 8 हो गया। उसी प्रकार देखिए अमोनिया में, देखिए अमोनिया का, देखिए अमोनिया का जो यौगिक होता है NH3 होता है, और इसमें कौन कौन सा तत्व है, तो नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। अब देखिए नाइट्रोजन का 7 दूना 14 होता है, हाइड्रोजन जो है एक हाइड्रोजन का 1, तो 3 का 3 होता है, तो 14:3 होता है। तो इस प्रकार से जो है ये तत्वों के तो आपको निकाल नहीं सकते परमाणुकता, लेकिन यहाँ पे यौगिक को भी अणु को जो है यहाँ पे निकाला जाता है, द्रव्यमान का अनुपात निकाला जाता है, सॉरी ये द्रव्यमान अनुपात है, यानी इसका द्रव्यमान निकाला जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है यानी CO2 है। अब इसका द्रव्यमान यानी कार्बन 6 पे होता है, 6 दूना यहाँ पे 12 लिख दीजिए। ऑक्सीजन जो होता है 8 8 दूना 16 लिख दीजिए। अब कटाइए, 4 3 12, 4 4 16,
तो इसका 3:4 होगा। CO2 8 दूना, सॉरी यहाँ पे देखिए एक ऑक्सीजन का देखिए जो है एक ऑक्सीजन का आपको 8 पे होता है, तो एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान हुआ 16, 16 दूना यहाँ पे 32 होगा, सॉरी ये 12:32 होगा। अब कटाइए इसको, 4 3 12 4 8 32 हो जाएगा, तो 3:8 यहाँ पे दिया गया है। तो इस प्रकार से जो है आप यौगिक के अणु भी निकाल सकते हैं। बाकी अब चलते हैं ऊपर, हम देखेंगे अब आयन क्या होता है। सबसे पहले आयन समझ लीजिए, जैसे अब कैसे कोई वर्ड होता है, जैसे लिखते हैं सोडियम, अगर आप इसका एक जो है प्लस दे दिए तो एक सोडियम आयन हो गया। इसी प्रकार से जैसे मैग्नीशियम हो गया, इसका 2 प्लस दे दिए तो आपका ये 2 आयन हो गया। अगर मान लीजिए क्लोरीन लिख देते हैं, इस पे 1 माइनस दे देते हैं तो ये आपका आयन हो गया। ये क्या होता है कि जैसे सोडियम का 1 प्लस हो गया, तो सोडियम जो है यहाँ पे प्लस जो है इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है, मतलब कि हाँ सोडियम में जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन होता है 11, लेकिन ये प्लस जब हो गया यानी ये जो है एक त्याग दिया है, यानी इसके पास ज़्यादा था, तो प्लस का मतलब होता है कि ये दे दिया यानी त्याग दिया है, यानी एक प्लस है तो एक त्यागा है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, तो 10 हो गया। ये क्लोरीन होता है 17 परमाणु, लेकिन इसमें -1 है, यानी एक ये ग्रहण किया है, तो अब इसको प्लस जोड़कर यानी इसको ग्रहण किया है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, यानी अब एक बढ़ जाएगा तो ये 18 हो जाएगा। उस प्रकार से अगर मान लीजिए अगर इसमें नहीं लिखते हैं तो यही जो है इसका आयन होता है। अब देखिए इसे कैसे हम इसको देखते हैं कि धातु एवं अधातु जो है युक्त यौगिक आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं, यानी धातु और अधातु युक्त जो यौगिक होता है, यानी जो हम यौगिक का निर्माण करते हैं, तो ये तत्व और आपको तत्वों से मिलकर बना होता है। तो ये कैसे तत्व से मिलकर बना होता है, ये जो आवेशित कण होते हैं उससे ये बने होते हैं। इन आवेशित कणों को जो है हम लोग आयन बोलते हैं। जैसे आप पढ़ते होंगे Na प्लस होता है, Cl माइनस होता है, तो ये मिलने से जो है बनता है NaCl। तो यहाँ पे ये प्लस और माइनस क्या है, ये धातु अधातु है, और इन्हीं के से जो है इन्हीं से मिलकर जो है NaCl यौगिक बना है, और इसमें आवेशित कण है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं आयन। तो ये आप समझ लीजिए, एक आयन का एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणु का एक ऐसा समूह होता है, यानी आयन की बात करें तो आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। यानी कोई मान लीजिए आपका सोडियम ही था, तो इस पे टोटल मान लीजिए अगर 2 प्लस है तो टोटल ये 2 है, तो 2 इसका नेट हो गया, यानी नेट आवेश इतना हुआ, तो ये उसी का जो है समूह होता है आपको आयन। यह ऋण आवेश तथा धन आवेश दोनों होता है। ये बताएं जैसे NaCl में एक प्लस होता है, Cl माइनस होता है, तो ये धन आवेश और ऋण आवेश है। ऋण आवेशित आयन को जो है ऋणायन बोलते हैं, यानी जो माइनस वाला है उसको ऋणायन बोलते हैं, और जिसको मतलब इंग्लिश में एनायन बोलते हैं, और जो धन आवेशित होता है उसको जो है धनायन बोलते हैं, यानी कटायन बोलते हैं। उदाहरण के लिए देखिए आपको उदाहरण भी दिया हुआ है NaCl, इसमें धनात्मक जो है आपका सोडियम है जिसपे Na प्लस और ऋणात्मक में Cl माइनस है। जब ये दोनों संघटक एक रूप में जुड़ते हैं तो इसको NaCl बनते हैं, और ये यही आयन होता है। तो परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणुक आयन भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखिएगा। बाकी यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि आयनिक यौगिक दिया हुआ है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, तो कैल्शियम ऑक्साइड पे देखिए इसमें धातु है कैल्शियम और ऑक्सीजन, और इसको जब यहाँ पे द्रव्यमान मतलब बनाइएगा तो कैल्शियम क्या होता है 20 दूना 40 होता है, और ऑक्सीजन जो है एक ऑक्सीजन का 8 होता है, 8 दूना 16 होता है। तब इसको कीजिए 8 × 40 8 दूना 16, तो 5:2 में होता है। इसी प्रकार से जो सभी को निकाल सकते हैं। बाकी अब देखिए रासायनिक सूत्र अब लिखने की बात हो रही है। रासायनिक सूत्र जो है हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे तो देखिए यहाँ पे रासायनिक सूत्र लिखने के लिए कुछ सबसे पहले कुछ जरूरी आपको बेसिक चीज मालूम होना चाहिए, तभी आप लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है जैसे कि किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक यानी कंपोनेंट का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। यानी किसी भी यौगिक, जैसे मान लीजिए आप यौगिक जानते हैं, जैसे जल ही ले लेते हैं हम लोग, तो जल हो गया। अब देखिए जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो वह होता है H2O, क्योंकि आप लोग ये पहले से जानते हैं। लेकिन ये किस प्रकार से लिखा गया है, तो देखिए इसके अंदर जो भी कंपोनेंट है यानी जो भी इसके संघटक है, जैसे H2O का संघटक क्या है, यानी इसका कंपोनेंट क्या है, तो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, यानी इसी कंपोनेंट से यानी इसी संघटक से जो है जल बना हुआ है। तो यहाँ पे जो यौगिक था हम लोग का जल यानी H2O, तो इसी का जो प्रतीक होता है, जैसे आपका जो इसमें संघटक है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इसका जो प्रतीक होता है जिससे आप इसको पहचान पाते हैं कि यह हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, तो वो आपको मालूम होना चाहिए। जैसे किसी भी तत्व का, जैसे मान लीजिए आप नमक ही लेते हैं, तो नमक का फॉर्मूला ठीक होता है, जानते हैं कि आप NaCl होता है।
अब ये NaCl है, इसमें जो इसका कंपोनेंट है Na और Cl, ये इसका प्रतीक आपको मालूम होना चाहिए। तो बस ये प्रतीक मालूम होने से नहीं होगा, इसके अलावा यहाँ पे एक जो होता है वह वैलेंसी, जिसको बोलते हैं संयोजकता, वो भी मालूम होना चाहिए, तभी आप किसी यौगिक का फार्मूला जो है आप लिख सकते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा गया है कि किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र जो है उसके संघटक यानी ये जो आपका कंपोनेंट होता है, एक तो उसका प्रतीक मालूम होना चाहिए। अब देखिए भिन्न भिन्न यौगिक का रासायनिक सूत्र जो है आप लिख सकते हैं। इस अभ्यास के लिए हमें तत्वों का प्रतीक मालूम होना चाहिए और उसकी संयोजन क्षमता मालूम चाहिए। संयोजन क्षमता क्या है? तो किसी तत्व की संयोजन क्षमता जो है उस तत्व की संयोजकता होती है। अब देखिए, जब तक आप संयोजन क्षमता नहीं निकाल पाइएगा, यानी संयोजकता नहीं मालूम होगा, किसी तत्व का प्रतीक मालूम नहीं होगा, तब तक आप जो है रासायनिक सूत्र नहीं लिख सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे कुछ देख लीजिए, पहले रासायनिक सूत्र के लिए आपको जो है प्रतीक मालूम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए सोडियम है, तो सोडियम का सबसे पहले आपका संकेत देखिए, ये Na होता है। पोटेशियम का देखिए K होता है, सिल्वर का ऐसे होता है, मैग्नीशियम का Mg होता है, ये आप देखिए कैल्शियम का Ca, जिंक का Zn होता है। ये तो आपका हो गया संकेत, लेकिन इसका संयोजकता जो है अलग से ऐसे निकलता है। जैसे मान लीजिए सोडियम का निकालना है, तो इसके लिए बहुत सारा चीज चाहिए। जैसे सोडियम जो है, सबसे पहले ये इसका सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो सोडियम होता है 11 नंबर पे। अब इसको जो है सबसे पहले इसका जो है आपको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन